अस्सलाम वालेकुम क्लास। मेरा नाम है बुरैर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टीचर टेक्नीशियन। दोस्तों, ये इस टॉपिक की 5वीं वीडियो है जो हम चैप्टर शुरू किया था फिज़िक्स के, हम लोगों के 1 से लेके 19 तक हमारी सिंटेक्स बुक के हिसाब से। तो चैप्टर 5 शुरू करते हैं, वेक्टर्स इस चैप्टर का नाम है। वीडियो बनाना में मुझे थोड़ी सी देर इस बात से हो गई क्योंकि घर में कुछ मसला मसाइल हो गए थे, अब्बा का इंतकाल भी हो गया था, तो इवन इसकी वजह से वीडियो थोड़ी लेट हो गई क्योंकि मैंने सोचा था ये 1 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे सारे चैप्टर, जो मैं नहीं कर पाया। लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियोस आप देख पाएँ, और अगली वीडियोस में जल्दी डालूंगा चैप्टर 6 की। तो चैप्टर 5 का नाम है वेक्टर, तो हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव की। लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या है इस चैप्टर के। लर्निंग ऑब्जेक्टिव सबसे पहला है कि इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स होते क्या हैं इसके बारे में पढ़े हम लोग वेक्टर्स को चैप्टर 4 में भी और चैप्टर 3 में भी थोड़ा डिफाइन कर चुके हैं। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, जैसे फोर्स एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी है, मास एक तरह की स्केलर क्वांटिटीज़ है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ वेक्टर, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर, ये 4-5 टॉपिक हैं। इवन कंपोजिशन ऑफ वेक्टर भी मैंने डाल दिया इसके अंदर, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव में नहीं था, लेकिन वो चैप्टर में शामिल होता है और बहुत एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो हम आगे बढ़ते हैं सबसे पहले अपने पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो सबसे पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव है हमारे लोगों का कि वेक्टर और स्केलर होता क्या है। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। तो सच अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड देयर मैग्नीट्यूड, जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से स्पेसिफाई हो जाए, यानी मैग्नीट्यूड से पता चल जाए कि चीज़ क्या है, वो कहलाती हैं स्केलर क्वांटिटीज़। ओके, जैसे कि मास हो गया, डिस्टेंस हो गया, टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, स्पीड हो गया। जैसे मास 100 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, यहाँ पे हम लोग ये डिफाइन नहीं करते कि वो किस डायरेक्शन में, सिर्फ हम उसकी क्वांटिटी डिफाइन करते हैं। यानी क्वांटिटी का मतलब मैग्नीट्यूड, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड डिफाइन कर देते हैं कि 100 kg, 100 kg। डिस्टेंस का भी ऐसे ही 100 मीटर, 1000 मीटर। टेम्परेचर भी ऐसी है भाई, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 10 फ़ारेनहाइट, 50 फ़ारेनहाइट। ऐसी वॉल्यूम और स्पीड के बारे में भी है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? सच अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड देयर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, वो हमारी कहलाती है वेक्टर क्वांटिटीज। उसकी एग्जांपल देखिए हैं तो हमारे पास वेट हो गया, जो हमेशा सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। डिस्प्लेसमेंट आपका डिस्टेंस इन द डायरेक्शन, जैसे कि मैं बोलूँ कि 50 किलोमीटर भागो, या 50 किलोमीटर का डिस्टेंस था, तो ये एक तरह का डिस्टेंस है। लेकिन हम बोलूँ 50 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ, तो ये एक तरह का डिस्प्लेसमेंट है, यानी डायरेक्शन आ गई है। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये भी हम चैप्टर 4 में कवर कर चुके हैं। ये सारी हमारी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। तो वेक्टर के बारे में और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में तो हमने और चैप्टर में पढ़ लिया, लेकिन हम लोग आगे देखते हैं कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ को और शॉर्टली हम क्या डिफाइन कर सकते हैं। हम सिर्फ शॉर्टली ये डिफाइन कर सकते हैं जिसका सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड हो, वो हमारी स्केलर है, और इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो, वो हमारी वेक्टर है। यहाँ पे 7 एग्जाम्पल दी हुई हैं, जिससे स्केलर क्वांटिटीज़ की एग्जाम्पल है लेंथ, वॉल्यूम, स्पीड, मास, डेंसिटी, टेम्परेचर, एनर्जी, वर्क, पावर। और वेक्टर क्वांटिटीज़ की मिसालें हमारे पास हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, वेट, और भी बहुत सारी एग्जाम्पल हैं। सही है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसकी एग्जाम्पल से बढ़ के, क्योंकि वेक्टर और स्केलर के डिफरेंस का सवाल आता है, तो आपको इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं ज़रा सा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। कि वेक्टर तो हमने डिफाइन कर दिया, कभी वेक्टर वो क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं, लेकिन मेन यहाँ पे बात आ रही है कि उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अब रिप्रेजेंट ऑफ वेक्टर, वेक्टर कैन बी, वी कैन रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटीज बाय एन एरो। हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज़ को एक एरो से रिप्रेजेंट करवाते हैं, यानी डायरेक्शन उसकी रिप्रेजेंट करवाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मिसाल के तौर पे एक एंगल समझिए, एक वो बना हुआ है, क्या कहते हैं, एक डायग्राम बनी हुई छोटी सी, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट रिप्रेजेंट करवा रही है। और यहाँ पे देखें तो एक लाइन बन गई है जो बेचारी ओ से लेके ए तक जा रही है। 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, और 5 सेंटीमीटर किस तरफ, ईस्ट की तरफ। यानी ये लाइन रिप्रेजेंट करवा रही है कि एक वेक्टर है या एक तरह का डिस्प्लेसमेंट है जो 5 सेंटीमीटर है, और क्योंकि एक डायरेक्शन भी दी हुई है ईस्ट की तरफ, तो ये हमारा क्या है, वेक्टर। यानी वेक्टर किससे रिप्रेजेंट होगा, एक एरोहेड से और एक लाइन से। जैसे नीचे आपका लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो 5 सेंटीमीटर है वो रिप्रेजेंट करवा रहा है क्या, 5 सेंटीमीटर आपका एक तरह का डिस्टेंस, या आपका एक तरह का जहाँ आपने ट्रैवल करना है, वो आपकी क्वांटिटी यानी मैग्नीट्यूड। और ओ से लेके ए तक आपकी क्या है, ईस्ट की तरफ डायरेक्शन।
तो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन एरो हेड से होती है। यहाँ पे एक छोटा सा अगर देखा जाए, देखता हूँ वापस जूम, हाँ इस वाली तस्वीर को जूम करें, जैसे डायरेक्शन फ्रॉम ओ टू ए, तो जो एरो होता है यहाँ पे इस तस्वीर में, ये रिप्रेजेंट करवाता है कि ये आपकी चीज़ वेक्टर है। ओके, वेक्टर को हम छोटे से एरो से रिप्रेजेंट करवा देते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फ़र्क करना हो तो आप एस लिख के अगर एरो डाल देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, यानी उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। सही है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं भाई। वेक्टर में एक और चीज़ आती है, नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव वेक्टर एक वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे कि आप फोर्स कर रहे हैं, जैसे हम मिसाल के तौर पे फोर्स की बात करें तो फोर्स भी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटीज है। सही है, अगर हम लोग एक तरफ 30 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं फॉरवर्ड की तरफ और 20 न्यूटन की तरफ फोर्स लगा रहे हैं बैकवर्ड की तरफ, तो हमारी क्या होगी, दूसरी फोर्स एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स होंगे। तो नेगेटिव वेक्टर की डेफिनेशन क्या हो गई, द वेक्टर the negative of a vector A is another vector with the same magnitude but opposite in direction। यानी जो अपोजिट इन डायरेक्शन में होगा वो हमारा नेगेटिव वेक्टर कहलाएगा। सही है, नीचे वाली लाइन जो ए है वो रिप्रेजेंट करवा रही है हमारा पॉजिटिव वेक्टर यानी सिंपल वेक्टर, और उससे नीचे वाली लाइन रिप्रेजेंट करवा रही है माइनस का ए, वो उसके पैरेलल ही है लेकिन अपोजिट है, तो वो हमारा नेगेटिव वेक्टर को रिप्रेजेंट करवाती है। आगे चलते हैं, आगे जो हमारा टॉपिक है भाई क्या है, लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जितनी लंबी लेंथ होगी उस एरो की जो हमने वेक्टर से रिप्रेजेंट करवाया है वो हमारा क्या शो कराएगी, मैग्नीट्यूड यानी उसकी मिकदार, और जितनी उसकी डायरेक्शन होगी, जो उसकी डायरेक्शन होगी वो हमारी रिप्रेजेंट करवाएगा एरो कि किस डायरेक्शन में। ओके, अब इसको जरा एग्जाम्पल देखते हैं आगे। जैसे हमारे पास ये 3 एग्जाम्पल पड़ी हुई है ए बी सी, अब जिसकी जितनी ज़्यादा लंबी लेंथ है उसका इतना ज़्यादा लंबा मैग्नीट्यूड है। ओके, जैसे कि ए की सबसे ज़्यादा है, बी की कम है और सी की उससे भी कम है। ऐसा नहीं हो सकता कि सी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाए, सी 20 किलोमीटर हो तो बी हमारे पास 10 किलोमीटर और ए 5 किलोमीटर हो। जितनी लंबी आप लेंथ बनाएंगे उस हिसाब से आपका मैग्नीट्यूड होगा रिस्पेक्टिवली दूसरे के। ओके, अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है एक वेक्टर की, अगर देखी जाए तो हमारे पास के 30 किलोमीटर पर आवर ईस्ट की तरफ, तो 30 यहाँ पे क्या है, लेंथ को शो करवा रहा है और ईस्ट की तरफ डायरेक्शन दे दिया। ओके, 20 किलोमीटर पर आवर वेस्ट की तरफ, तो अब यहाँ पे क्या 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर से थोड़ी छोटी लाइन है और वो वेस्ट की तरफ रिप्रेजेंट करवा रही है कि हमारा वेक्टर जो है वेस्ट की साइड जा रहा है। अब नीचे से क्या 10 किलोमीटर नॉर्थ, नॉर्थ हमारा किस साइड था, ऊपर की साइड, तो यानी नॉर्थ की साइड 10 किलोमीटर है जो 20 और 30 दोनों की लाइन से छोटा है और इसका एरो भी अलग जगह है। तो ये होती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अगर डेरिवेशन समझनी है तो उसके लिए। उससे आगे बढ़ते हैं भाई। ऐसी है नॉर्थ ईस्ट की तरफ यानी 2 डायरेक्शन में, ऐसी नीचे वाला साउथ ईस्ट की तरफ, और 50-50 किलोमीटर है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी अपोजिट हैं, एक तरह से पैरेलल तो नहीं कह सकते लेकिन अपोजिट हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं वेक्टर विच इन फोर्स, फोर्स में जब वेक्टर अप्लाई होता है क्या होता है। जैसे मिसाल के तौर पे हम लोग एक ट्रॉली या ट्रॉली पे हम लोग लगा रहे हैं, एक तरफ 60 न्यूटन की फोर्स, दूसरी तरफ 30 न्यूटन की फोर्स, तो यहाँ पे क्या है वेक्टर क्योंकि सेम डायरेक्शन में तो 90 न्यूटन की फोर्स हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने शुरू में ये बात बोली थी, अगर हम एक तरफ लगा रहे हैं 30 न्यूटन की फोर्स और दूसरी तरफ लगा रहे हैं लेफ्ट साइड 10 न्यूटन की फोर्स, तो हमारी ट्रॉली किस तरफ मूव करेगी, जिस तरफ फोर्स ज़्यादा होगी, और फोर्स किस तरफ ज़्यादा है, 30 न्यूटन की तरफ ज़्यादा है, लेकिन 10 न्यूटन उसमें से कम हो जाएगा। सही है, तो 20 न्यूटन हमारा राइट में ट्रॉली मूव करेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई अगले चीज़ की तरफ, अगली एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पे छोटी छोटी एग्जाम्पलें पड़ी हुई है भाई, जैसे 10 न्यूटन और 20 न्यूटन दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों राइट की डायरेक्शन में, तो हमारे पास सम टोटल न्यूटन हो गया 30 न्यूटन राइट साइड। एग्जाम्पल नंबर बी 20 और 40 लग रही है, दोनों अपोजिट साइड लग रही है, राइट की तरफ ज़्यादा है 40 न्यूटन तो 20 कम हो गया, इसमें से 20 न्यूटन की रह गई। अच्छा, दोनों तरफ अगर बराबर फोर्सेस लग रही है 25 और 25, तो बॉडी आ जाती है रेस्ट में, और वो एक कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम आपका चैप्टर नंबर 6 होगा। अब इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो आप देख सकें इक्विलिब्रियम की जल्दी से जल्दी जैसी वो आए। फिर आगे बढ़ते हैं भाई इससे एडिशन ऑफ वेक्टर। अब मैंने बता दिया वेक्टर की डायरेक्शन भी होती है, जैसे कि सिंपल हम लोगों ने बोला स्केलर की कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो उसमें क्या होता है हम लोग एक चीज़ डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, यानी 50 kg में 100 kg और ऐड कर दिया तो क्या हुआ, डायरेक्ट उसकी वेट आ गया 150 kg। लेकिन अगर हम सिंपल बात करें यहाँ पे कि अगर
एडिशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर क्योंकि हमारा डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, तो डायरेक्शन भी अगर ऐड करना चाहें उसमें तो फिर चीज़ बदल जाएगी। जैसे कि मिसाल के तौर पे हमने पिछली तस्वीर में देखा कि अगर डायरेक्शन चेंज हो तो वेक्टर कैंसिल भी हो सकता है। जैसे मैं नीचे वाले में दिखाया 25 और 25 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थी, तो चीज़ ख़त्म हो गई, यानी चीज़ रेस में रुकी और मूव ही नहीं हुई, रिजल्टेंट जीरो रहा। तो यहाँ भी एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हाइड एंड टेल रूल हम लोगों को डिफाइन ये करता है कि दो वेक्टर किस तरह ऐड होते हैं। अब ऐड होने का तरीका क्या है भाई? मेन तरीका ये हेड एंड टेल रूल बोलता है कि एक की हेड से दूसरे की टेल मिल जाती है, तो हमारा एडिशन होता है हेड एंड टेल रूल का। जैसे मिसाल के तौर पे एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। अब वेक्टर ए हमने ड्रॉ कर दिया, वेक्टर बी हमने ड्रॉ कैसे करेंगे? जो ए की हेड खत्म हुई है यहाँ पे, वो बी के टेल पे होगा। टेल यानी नीचे वाली साइड, हेड यानी एरो वाली साइड, एरो हेड इसे बोलते हैं। ओके, इन दोनों का रिजल्टेंट जो बनेगा वो ए की टेल से लेके बी के हेड तक बनेगा। यह हमारा हेड एंड टेल रूल है, जिसकी आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं पढ़ना चाहें तो, वरना मैंने एक्सप्लेन तो कर ही दिया है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। हेड एंड टेल रूल के बाद क्या आता है? व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री रेशियो? ट्रिग्नोमेट्री ऐसा टॉपिक है जो हम लोग 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। मैथमेटिक्स में स्टडी ऑफ ट्राइंगल को कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पे क्या काम है? ट्रिग्नोमेट्री की वजह से बहुत सारी वेक्टर की डेरिवेशंस होती हैं, और ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर वेक्टर्स को समझना है तो आपको। क्योंकि हमने पिछली तस्वीर में एक चीज़ देखी कि यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया, जहाँ ट्रायंगल बन गया वहाँ स्टडी ऑफ ट्रायंगल आ गई, जहाँ स्टडी ऑफ ट्रायंगल आ गई वहाँ आ गया ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री की तरफ वापस चलते हैं। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड ट्राई माने 3, गॉन माने साइड, और मैंट्रॉन माने मेजर। यानी ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली हम लोग किसी 3 साइड वाली चीज़ को मेजर करने को हम कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री, यानी स्टडी ऑफ ट्रायंगल भी कहते हैं वैसे तो, बाकी इसमें लिखा हुआ है। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, हमने एक ट्रायंगल बना दिया और ट्रायंगल में हमारे पास जो राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास में 3 चीज़ें हैं। एक है हमारे पास बेस, एक है हमारे पास हाइपोटेनस, एक है हमारे पास परपेंडिकुलर। बोल बोल के मेरा ज़बान थोड़ी थक जाती है, तभी थोड़ा सा लड़खड़ाना शुरू हो जाती है ज़बान। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम लोगों का ये डिफाइन करता है, 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, साइन, कॉस और टेन, जिसका पूरा नाम होता है साइन, कोसाइन और टेंजेंट। हर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम लोगों को डिफाइन करता है कि एक चीज़ की वैल्यू दूसरी के रिस्पेक्ट से कितनी है। जैसे मिसाल के तौर पर साइन डिफाइन करता है कि हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के बीच में जो रेशियो, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस डिफाइन करता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन डिफाइन करता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी यहाँ पे ये चीज़ इस तरह डिफाइन हो रही है आपकी कि आपका जो रेशियो है, यानी अगर आपकी परपेंडिकुलर 2 है और आपका हाइपोटेनस 1 है, तो 2 1 का रेशियो यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का डबल है। मिसाल दे रहा हूँ, वैसे हमेशा हाइपोटेनस डबल होता है बाकी दोनों चीज़ों का, लेकिन यहाँ पे चीज़ अच्छा इसको याद करना लोगों को मुश्किल लगता है कि क्या चीज़ परपेंडिकुलर थी, क्या चीज़ बेस थी, कॉस क्या था, टेन क्या था। तो इसका सिंपल जो आसान सोल्यूशन होता है वो था सम पीपल हैव, यानी साइन परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। Some people have curly brown hair या curly black hair. Cos, C for curly, B for black, H for hair. सही है? Based upon hypotenuse. Through proper brushing, then tan perpendicular upon base. Through proper brushing. तो इससे ये चीज़ याद हो पाती है। अच्छा, ये इन लोगों के रेशियो फिक्स होते हैं हमारे एंगल पे, कि बीच में हमारा एंगल क्या बन रहा हो। अगर हम लोग एंगल नाप रहे हैं, जैसे कि 2 ट्रायंगल बने हुए, अगर हमारा एंगल 30 का बनना हो तो साइन 30 1/2 होता है, कॉस 30 √3/2 होता है, टेन 30 √3/3 होता है। और ये फिक्स होते हैं, 60 पे अलग होते हैं, 45 पे अलग होते हैं, और सबके अलग अलग होते हैं। 45 क्योंकि दोनों का एंगल सेम होता है, तभी साइन और कॉस दोनों सेम होते हैं 45 पे। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। अब बात करते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं, इन टॉपिक पे चैप्टर एंड हो जाएगा। ये चैप्टर में समझ लिया तो आपने बहुत अच्छी बात है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रेजोल्यूशन माने तोड़ना, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ सिंगल वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट, इट्स कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। यानी वो प्रोसेस जिसमें हम लोगों का वेक्टर टूट जाए अपने सिंगल कंपोनेंट में, तो वो हमारा कहलाता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। हम लोग कंसीडर करते हैं वी जो हमारी लाइन है, जो ओ से लेके ए से रिप्रेजेंट है, वो हमारा एक वेक्टर है। सही है? अब इसमें 2 लाइन और बन रही हैं। एक लाइन क्या बन रही है? ओ से लेके एक्स तक, और एक छोटी सी लाइन हम बना रहे हैं कहाँ से, सॉरी, ओ से लेके बी तक एक लाइन बना रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं वी एक्स,
एक्स इस बात से क्योंकि वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ओके, दूसरी हम लाइन बना रहे हैं वी वाई। वी वाई हमारी क्या है, बी से लेके ए तक, ये हमारी क्या है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो हम लोग ये कह सकते हैं जो हमारा हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, हॉरिजेंटल माने लेटा हुआ जो एक्स एक्सिस के साथ है, वो वी एक्स है, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो वी वाई है। सही है। फिर आगे बढ़ते हैं इसकी डेरिवेशन की तरफ थोड़ा सा। अब अगर बात करें, कंसीडर ट्राइंगल करें ओ ए बी, तो हमारा कॉस किसके बराबर था इस ट्राइंगल के हिसाब से, कॉस हमारा था कर्ली ब्लैक हेयर, यानी कर्ली का मतलब कॉस, ब्लैक का मतलब बेस, एच का मतलब हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ से लेके ए तक। सही है, ओ से लेके ए तक आ गया, और ओ से लेके बी तक आ गया हमारा क्या, कर्ली ब्लैक हेयर, यानी बेस। हमारी बेस आ गई वी एक्स। तो वी एक्स अपॉन वी, वी एक्स हमारा वहाँ चला गया तो वो मल्टीप्लाई हो गया कॉस से, यानी उस साइड। वी हमारा आ गया, और ए जो था वो हमारा वी के बराबर था। तो और ए जो साइड चला गया कॉस से मल्टीप्लाई हुआ, वो हो गया वी, और बी से लेकर ओ तक की लाइन या ओ से लेकर बी तक की लाइन हमारा वी एक्स हो गया। तो ये पूरी डेरिवेशन है, छोटी सी मैंने करके डिफाइन की हुई है ताकि आपको कॉन्सेप्ट हो जाए कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर दूसरा जो हमारा जो कंपोनेंट है वर्टिकल, वो हमारा क्या है ओ ए बी, इसमें भी शुरू किया ट्रायंगल हमारा। यहाँ पे भी ये सीन है कि साइन हमारे पास क्या होता है, सम पीपल हैव, यानी पीपल हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर, और हैव हमारे पास क्या है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज लाइन रिप्रेजेंट करवा रही है, जैसे हमने पिछले वाले में कराया था वी, यानी ओ से लेके ए तक की लाइन रिप्रेजेंट करवा रही है वी, जो अभी यहाँ डिवाइड कर रही है उस साइड जगह मल्टीप्लाई कर रही है साइन से, और वी साइन थीटा हो गया क्या हमारा वी वाई किससे रिप्रेजेंट करवाता है, ए से लेके बी तक की लाइन से। तो ये छोटी सी डेरिवेशन है, इस तरह से सॉल्व होती है। तो वो अभी सॉल्व होके आती है। ओके, फिर हम लोग बात करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर की। तो एडिशन ऑफ वेक्टर की अगर बात करें तो एडिशन ऑफ वेक्टर भी हम लोगों का एक मेन टॉपिक है, और इस किताब का आखिरी टॉपिक होगा। तो हम लोग यहाँ पे एक सेकंड के लिए करते हैं। तो हम बात कर रहे थे अगली जो था एडिशन ऑफ वेक्टर। ओके, थोड़ा पीछे की तरफ चलते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर हमारा कहाँ है, एडिशन ऑफ वेक्टर हम लोगों का आ गया एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। हम लोग अब बात कर रहे थे कि एडिशन ऑफ वेक्टर, हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा। क्या है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, हम लोगों का प्रोसेस था एक जिसमें एक वेक्टर टूट रहा था अपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, या प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ सिंगल वेक्टर इनटू द कंपोनेंट्स का रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। जो हमारे कंपोनेंट आए थे क्या आए थे, वी एक्स जो बराबर था वी कॉस थीटा के, और वी वाई आया था जो वी साइन थीटा के बराबर था। ये हम लोगों को न्यूमेरिकल्स में जरूरत पड़ती है। तो अगले वाला टॉपिक हमारे पास क्या है, एडिशन ऑफ वेक्टर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, यानी एडिशन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि एडिशन किस तरह होगी हमारे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की जो हमारे टूट के आ गए थे, वी एक्स और वी वाई, या एफ एक्स और एफ वाई, जो भी हमारे कोई भी वेक्टर हो हम लोग उसको रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। फोर्स भी एक तरह का वेक्टर है, और सिंपल वेक्टर्स भी एक तरह के वेक्टर हैं। तो हम लोगों का प्रोसेस के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। इसमें प्रोसेस क्या होता है, इफ द एंगल ऑफ बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट इज राइट एंगल, देन दीज कंपोनेंट आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। यानी अगर उन लोगों के बीच में कोई एंगल हो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में राइट एंगल का, तो हमारे क्या कहलाते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, जिनके मैग्नीट्यूड को हम रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। वैसी तरह की डायग्राम है जैसी हमारे पास वी वाली थी। यहाँ पे हमारे पास एक एफ आ गया है वी की जगह, एफ एक्स और एफ वाई आ गया। हम लोग वी एक्स और वी वाई भी रख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो कुछ था मैंने वैसे ही लिख दिया। ओके, अब मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या होता है, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो उसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर के परपेंडिकुलर स्क्वायर के, यानी ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम कहलाता है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो रिप्रेजेंट करवा है ओ से लेके ए तक की लाइन, जो पिछली वाले में रिप्रेजेंट करवा रहा था। बेस हमारी रिप्रेजेंट करवा रही है ओ से लेके बी तक की लाइन, और हमारा परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट करवा रहा है बी से लेके ए तक की लाइन। तो यहाँ पे हम लोगों की बात हो गई, इन दोनों पे स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर को हटाने के लिए हमने रूट लगाया, तो ओ से लेके ए तक को हम क्या कह सकते हैं, एफ, और ओ से लेके बी तक को एफ एक्स, और बी से लेके ए तक को एफ वाई। ये हम लोगों का निकल गया है वेक्टर सिंगल। अगर हम लोगों को सिंपल मेन वेक्टर फाइंड करना हो और हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट यानी एफ एक्स और एफ वाई दिए हुए हों, या वी एक्स और वी वाई दिए हों, तो हम लोग मेन वी फाइंड कर सकते हैं। और पिछली वाली डेरिवेशन में क्या था,
पिछली बार डेरिवेशन में ये था हमें वी एक्स नहीं दिया हुआ, वी दिया और कॉस थीटा दिया हो या एंगल दिया हो, तो हम उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फाइंड कर सकते थे। दूसरी चीज़ क्या है, डायरेक्शन की डायरेक्शन किस तरफ जा रही है। यहाँ पे जो हमारे पास फार्मूला होता है वो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, जो यहाँ पे थोड़ा सा मिट गया है, लेकिन परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा याद है। परपेंडिकुलर में क्या था भाई, परपेंडिकुलर में एफ वाई था और नीचे क्या थी बेस इसके एफ एक्स, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस बन जाएगा एफ वाई अपॉन एफ एक्स। टेन यहाँ पे क्या कर रहा है, टेन यहाँ पे सिंपल है, थीटा अगर यहाँ पे छोड़ते हो टेन को उस तरफ ले जाएं तो फंक्शन जो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक वो इन्वर्स हो जाता है इक्वल के उस तरफ जाने पे। इक्वल के उस तरफ जाने पे कोई भी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो हमारा इन्वर्स हो जाता है। तो यहाँ पे इस चैप्टर को हम आखिरी टॉपिक हमारा आ गया और यहाँ पे हमारा क्विज टाइम आ गया है। उम्मीद है चैप्टर आपको समझ में आया होगा। सबसे पहला हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो है द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड विल सेम एज अपोजिट इन डायरेक्शन क्या कहलाता है। जो इस वेक्टर का सेम मैग्नीट्यूड अबाउट अपोजिट उसकी डायरेक्शन वो क्या कहलाता है। स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या कहलाते हैं। मेथड ऑफ एडिंग ऑफ वेक्टर क्या कहलाता है। स्केलर क्वांटिटीज इनमें से कौन सी है या किससे स्पेसिफाई होती है। और विच आर द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी, इनमें से स्केलर क्वांटिटी कौन सी है। इन सब के आपको मुझे जवाब देने हैं। आप किस तरह जवाब दे सकते हैं, आप लोग मुझे एसएमएस कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे नंबर भेज सकते हैं या फिर नीचे कमेंट्स कर सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो वीडियो शेयर भी कर दें। भाई 9-10 के जितने ही बच्चे हैं इस वीडियोस को देखें। इस वीडियो से पूरा लेक्चर कवर है, पूरा लेक्चर के हम लोगों के पास एक नोट्स भी बन जाएंगे और आपको टॉपिक की एक समरी हुई भी मिल जाएगी इस 20-25 मिनट की वीडियो में। तो शुक्रिया दोस्तों, प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें अगले चैप्टर की वीडियो देखने के लिए जो इक्विलिब्रियम का आने वाला है और इंशाल्लाह जल्दी ही आएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।